नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट फ्रेंड्स वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। आज हम लोग आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और जितना हो सके लाइक और शेयर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करें। यहाँ हम बिहार बोर्ड 2027 को टारगेट करते हुए स्टूडेंट फ्रेंड्स के सारे प्रश्नों को बेसिक के साथ हम सॉल्यूशन सोल्व कराएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी हो सके मैथ का, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और यहाँ से जितना हो सके आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए साथियों, हम लोग दूसरे प्रश्न में हम लोग देर न करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। यानी कि यह कह रहा है कि 2q के रूप का कोई भी होता है वह धनात्मक संपूर्णांक होता है, जबकि 2q+1 के रूप का होता है धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। इसी को हम लोग को दर्शाना है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो हमको लाना है क्या? 2q के रूप में। तो हम लोग पुनः मान लेंगे कि पुनः माना कि b बराबर 2। तो b बराबर 2 हम क्यों माने? क्योंकि यह 2q के रूप का है, इसलिए हम लोग माने हैं। तो इसको हम लोग कोष्ठ में लिख देंगे, क्योंकि आपका जो 2q है धनात्मक जो पूर्णांक है वह किसके रूप का है? 2q के रूप में है। क्योंकि संख्याओं का रूप 2q है। क्या है? 2q है। इसलिए हम लोग क्या कर लिए? b बराबर 2 मान लिए। तब आइए, हम लोग कल पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा होता है a बराबर bq प्लस r। a बराबर bq प्लस r, जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक, जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक तथा r एक पूर्ण संख्या है, तथा r एक क्या है? पूर्ण संख्या है। r एक पूर्ण संख्या है जो 0 से बड़ा और 2 से छोटा। यहां जो हमारा r जो होगा वह 0 से बड़ा और बराबर होगा, या तो फिर क्या होगा? 2 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी मान लिया है कि b बराबर 2। तो निश्चित तौर पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो निश्चित तौर पे हमारा r जो होगा वह क्या होगा? 2 से छोटा होगा। 2 से क्या होगा? छोटा होगा। शेषफल जब भी होता है तो मेरा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए
इसलिए R का संभावित मान 0 और 1 है। क्या है? संभावित मान क्या है? 0 और 1 है। तो देखिए R का जो मान हुआ वो हम लोग का क्या होगा? 0 और 1 होगा, क्योंकि 2 से छोटा होगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? A में पुट करेंगे। A में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो जब R बराबर 0 तब A बराबर जो हम लोग का हो जाएगा, B का हम लोग बिलो मान चुके हैं 2, तब 2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। पुनः जब R बराबर 1 तब A बराबर, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2Q, R की जगह 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 पर विचार कीजिए। 1 और 2 पर विचार कीजिए तो आप देख रहे होंगे कि Q का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 1 रखेंगे। अगर Q बराबर 1 तो क्या हो जाएगा? 2Q बराबर 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा। जब Q बराबर 3 तो जो क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 यानी कि 2Q, यानी कि 2Q बराबर 2 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार जब Q बराबर 4, जो वैल्यू जो आएगा 2Q का वो 2 गुने 4 बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये कैसा आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? सम संख्या का सीरीज आ रहा है। ठीक इसी प्रकार जब समीकरण फर्स्ट में है, फर्स्ट में हम लोग देखें। इसी प्रकार जब हम समीकरण सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में जब देखते हैं, जब हम Q का मान 1 रखते हैं तो यह जो हमको TQ प्लस 1 जो वैल्यू देता है मुझे, वो 2 गुने 1 प्लस 1 यानी कि क्या देता है? 3 देता है। ठीक इसी प्रकार जब Q बराबर हम 3 रखते हैं तो 2 गुने 3 प्लस 1 यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7। ये जो सीरीज आ जाएगा वो किसका आ रहा है? विषम का आ रहा है। किसका आ रहा है? वो सीरीज विषम संख्या का आ रहा है। तो जब दोनों पर हम विचार कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होगा। हम लोग को यही दर्शाना था कि प्रत्येक जो धनात्मक समपूर्णांक है वह मेरा 2Q के रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2Q प्लस 1 के रूप का होगा। यही हम लोग को दर्शाना था। तो यहाँ हम लोग क्या कर लिए? इसको दर्शा दिया, यानी कि प्रूव हो गया। यह साबित हो गया कि जितने भी धनात्मक समपूर्णांक होगा वह 2Q के रूप का होगा और जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वह 2Q प्लस 1 के रूप के होगा। इसी आइए हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है जहां Q एक पूर्णांक है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन में इसको देखेंगे। माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक कोई क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है।
पुनः माना कि, अगेन मान लेंगे, पुनः माना कि b बराबर 4, b बराबर 4। क्यों ऐसा? क्योंकि जो दी गई संख्या है, दी गई संख्याओं का रूप, दी गई संख्याओं का रूप जो है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 है, 4q प्लस 3 है, इसी रूप का है। इसलिए हम लोग क्या मान कर लिए, b बराबर 4 मान लिए। और एक चीज, जहां r जो है, नो सॉरी, माना कि b बराबर 4, क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 है। अब चलेंगे एक्युलीट विभाजन प्रमेयिका से। एक्युलीट विभाजन प्रमेयिका से, एक्युलीट विभाजन प्रमेयिका से हम लोग a बराबर लिख सकते हैं bq प्लस r, bq प्लस r, जहां q एक अऋणात्मक पूर्णांक है, जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है, तथा r एक पूर्ण संख्या है। r एक क्या है? पूर्ण संख्या है, जो 0 से बड़ा और बराबर है और 4 से क्या है? छोटा है। यानी कि एक मिनट प्रमेयिका से हम लोग देख रहे हैं कि q क्या है, कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, r एक पूर्ण संख्या है जो 0 से बड़ा है और 4 से क्या होगा? छोटा होगा। 4 से छोटा इसलिए होगा क्योंकि b बराबर हम लोगों ने मान लिया है 4, तो निश्चित तौर पे जब हम भाग देंगे तो मेरा से r क्या है? r शेषफल जो क्या होगा वो मेरा भाजक से छोटा होगा, इसीलिए मेरा यह क्या है? r जो है 4 से छोटा है। यहां हम देख रहे हैं कि r का संभावित परिणाम या मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि अब तो 4 से छोटा रहना चाहिए, इसलिए संभावित मान क्या है? 0, 1, 2, 3। अब बारी बारी से r का वैल्यू हम इसमें a बराबर bq प्लस r में हम लोग रखेंगे। आइए, जब r बराबर 0 तब a बराबर आपका जो हो जाएगा, b बराबर हम लोग 4 माने हैं तो 4q क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 4q हो जाएगा। जब r बराबर 1 तब a बराबर 4q प्लस 1। जब r बराबर 2 तब a बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा। जब r बराबर 3 तब a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। यहां हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस हम लोगों ने एक ही चीज किया है कि r के वैल्यू को पुट किया है। ये एक्युलीट विभाजन प्रमेयिका में r है मेरा पैटर्न 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 आया है। लेकिन अब इसको आप इस पर देखिए और विचार कीजिए तो समझ में आपको आता होगा कि 4q और 4q प्लस 2, 4q और 4q प्लस 2 जो है सम संख्याएं के रूप का है, जबकि हमने क्या लिया है? a को क्या माना है? धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। तो आइए, लेकिन 4q प्लस 2 सम संख्या के रूप का है। सम संख्याएं के रूप का है,
रूप का है, जबकि ए एक विषम संख्या है। ए एक विषम संख्या है। हम लोगों ने यही माना है कि 4q प्लस 2 हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, सम संख्या के रूप का आ रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग देखे थे, दूसरे अनुसार उसी पैटर्न पे आ रहा है, सम संख्या के रूप का है। लेकिन हमने ए को क्या मान लिया, हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है। इसलिए आइए इधर हम लोग देख लेते हैं इसको। इसलिए हमारा 4q प्लस 2 जो है धनात्मक विषम के रूप का नहीं होगा। इसलिए 4q प्लस 2 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का नहीं होगा। यानी कि हम लोगों ने देखा इस पैटर्न में कि 4q प्लस 2 जो है वह सम संख्या के रूप का, इसलिए क्या होगा, धनात्मक विषम के रूप का नहीं होगा। तो जो बच गया, जो बाकी जो पैटर्न बच गया वो क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का होगा। अतः इसलिए क्या हो जाएगा, अतः 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। यही हम लोग को क्या लाना था, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो हम लोगों ने देखा इस प्रकार कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है वह क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। दो पात्रों में 250 और 450 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो देखिए महत्तम धारिता हम लोग यहां निकालने के लिए इस दोनों पात्र का हम लोग HCF निकालेंगे। आने की HCF ही हमारे पात्रों का क्या बताएगा, महत्तम धारिता बताएगा। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर हम लोग इसका HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम धारिता हो जाएगा। आइए हम लोग लिखेंगे, पात्र की अभिष्ट महत्तम धारिता 250 और 450 का HCF होगा। 450 का HCF यानी कि मौसम होगा। चलिए तो इसका जो HCF आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, महत्तम धारिता हो जाएगा। तो आइए जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते थे उसी प्रकार करेंगे हम लोग। माना कि A बराबर 450 तथा B बराबर 250। A इज ग्रेटर देन B। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 250 से हम लोग भाग देंगे। चलिए चरण फर्स्ट पहले लिख लेते हैं। चरण फर्स्ट में आइए, तो चरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 250 से हम लोग भाग देंगे 450 को। तो एक बार में 250 जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरा 0 और 200 बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ की मेरा शेष क्या है, यहाँ शून्य नहीं आ रहा है। तो चरण फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो देखिए तो प्रमेयिका से 450 बराबर क्या हो गया हम लोगों का, 250 गुने 1 प्लस 200। 250 गुने 1 प्लस क्या हो गया 200। तो यहाँ शेष
यहाँ जो है शेष 200 डज नॉट इक्वल टू 0। जब मेरा शेष डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, चरण सेकेंड में चलेंगे। कहाँ चलेंगे हम लोग, चरण सेकेंड में चलेंगे। चलिए, तो चरण सेकेंड में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ चरण सेकेंड में हम लोग 200 से भाग देंगे किसको, 250 को। एक बार में जाएगा 200, मेरा यहाँ बच जाएगा 50। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं मेरा शेष 0 नहीं आया। हम लोग यह प्रक्रिया को जब तक अपनाते रहेंगे तब तक कि मेरा शेष 0 ना आ जाए। तो आइए पुनः एकलिट विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखेंगे 250 बराबर 200 गुने 1 प्लस 50। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ शेष 50 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी शेष क्या आ गया, मेरा 0 नहीं आया। तब पूरा हम लोग क्या करेंगे, चरण थर्ड में चलेंगे। चरण थर्ड में चलेंगे। चरण थर्ड में हम लोग 50 से भाग देंगे 200 को। 4 बार में जाएगा 200, मेरा यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ मेरा शेष क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको एकलिट विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखेंगे 200 बराबर 50 गुने 4 प्लस 0 0। क्या आ गया, 0 0। यहाँ शेष इज इक्वल टू 0। जैसे ही शेष 0 आ गया, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे। यहाँ अब रुक जाएंगे, यानी कि इसके बाद हम लोग भाग की क्रिया नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग रुक जाएंगे। इसलिए जो हमारा HCF आ गया, HCF 250 और 450 का जो HCF आया वो मेरा क्या आ गया, 50 आ गया। क्या आ गया, 50 आ गया। तो यही HCF हमको क्या दिया है, अभिष्ट महत्तम धारिता का मान दिया है। अतः पात्र की महत्तम धारिता बराबर 50 लीटर। कितना आ गया, 50 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50 लीटर। आइए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों को आयताकार सतह का जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है उसका हम लोग मौसा निकाल लेंगे। जो मेरा मौसा आएगा वही क्या हो जाएगा, इस टाइल्स की लंबाई हो जाएगा। तो आइए हम लोग लिखेंगे कि टाइल्स की अभिष्ट लंबाई, टाइल्स की अभिष्ट लंबाई 4661 तथा 3318 का HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। पुनः हम लोग मान लेते हैं, माना कि A बराबर 4661 तथा B बराबर 3318। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं A इज ग्रेटर देन B। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो आइए 3318 से हम लोग भाग देंगे 4661 में। 3318 से भाग देंगे किसमें, 4661 में। तो एक बार में जाएगा आपका 3318, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 1 गया 4, आपका 6 में से 3 गया 3, 1, क्या गया 1343। अब 1343 को भाग देंगे 3318 में। आइए तो आपका 2 बार में इसमें जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2। तो 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 6 गया 6। आपका क्या बच गया, आपका 632 जाएगा। 632 से अब भाग देंगे हम लोग 1343 में।
632 से भाग देंगे 13 43 में तो 2 बार में 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 13 में से 4 गया आपका 9, यहाँ हो गया 13 में से 6 गया 7, यहाँ क्या हो गया, कट गया। चलिए अब 29 से भाग देंगे 632 में, 29 से भाग देंगे 632 में तो आपका वो जाएगा 8 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में 632 आ जाएगा। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ शेषफल मेरा 0 आ जाएगा। जब यहाँ मेरा शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ हम रुक जाएंगे। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर हम चरण बाई चरण लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए चरण फर्स्ट चलिए चरण फर्स्ट में आपका 46 61 बराबर 33 18 गुने 1 प्लस 13 43। यहाँ हम लोगों ने देखा कि शेष डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ शेष 13 43 डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए हमने क्या करेंगे, आगे के चरण में चलेंगे। चरण सेकेंड, अब इसी चीज़ को हम चरण में सबको लिख देते हैं। आइए 33 18 बराबर आपको आ जाएगा 13 से 43 गुने 2 प्लस 632। यहाँ भी शेषफल क्या है, 0 नहीं है, इसलिए हम लोग क्या चलेंगे, चरण थर्ड में चलेंगे। चरण थर्ड में आइए 13 43 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 632 गुने 2 प्लस 79। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि शेष डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ अब क्या करेंगे, चरण 4 में चलेंगे। चरण 4 में हम लोग देख रहे हैं 632 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 79 गुने 8 प्लस 0, 8 प्लस 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही यहाँ शेष इज इक्वल टू 0, यहाँ शेष इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे। चलिए इसलिए HCF 46 61 और 33 18 का जो आया है आपका, वो आ गया 29 आ गया। क्या आ गया, 29 आ गया। अतः टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर आंसर, 29 मीटर आंसर। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने चरण बाय चरण पिछले क्वेश्चन में हम लोग भाग दे रहे थे, लेकिन हमने एक ही बार में भाग दे दिया और उसको क्या किया, चरण में कन्वर्ट कर दिया। आप इस तरह से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ टाइल्सों की संख्या निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम टाइल्स का जो न्यूनतम लंबाई होगा उसको हम निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग आयताकार जो फर्श का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, HCF निकालते हैं। चलिए माना कि A बराबर 16 मीटर 58 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपको 1658 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1658 सेंटीमीटर। तथा B बराबर 8 मीटर 32 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 832 सेंटीमीटर।
हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में और इसको जोड़ लिए। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 16 में 100 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, उसमें 58 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1658 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 8 मीटर 32 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 832 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अब हम इसका क्या करें, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ देख रहे हैं हम, ए इज ग्रेटर देन बी है। क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी है। तो हम बी से क्या करेंगे, ए को भाग देंगे। तो आइए चरण फर्स्ट में तो सबसे पहले हमको भाग देना है। तो 832 से 1658 को क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। तो एक बार में जाएगा 832, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 16 में से 8 गया 8। चलिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं शेष 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आइए 1658 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 832 गुने 1 प्लस 826। यहाँ शेष 826 डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब 0 नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, चरण सेकेंड में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, चरण सेकेंड में चलेंगे। आइए चरण सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, 826 से हम लोग भाग दे देंगे 832 को। एक बार में 826 जाएगा, यहाँ शेष बच जाएगा आपका 6। तो यहाँ फिर हम यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका से लिखेंगे 832 बराबर 826 गुने 1 प्लस 6। यहाँ भी हम देख रहे हैं शेष 6 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी शेष क्या आ गया, 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग फिर चलेंगे चरण थर्ड में चलेंगे। चरण थर्ड में अब हम 6 से भाग देंगे 826 को, 6 से भाग देंगे 826 को। तो जब हम भाग देंगे तो ये जो मेरा है, एक बार में 6 2 6 18 4 12 में से 8 गया, आपका आ गया 46। तो उसके बाद आपका जो आ जाएगा 46, तो 6 से फिर भाग लग जाएगा, 6 सते 42। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 4। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि मेरा शेष 0 नहीं, फिर भी हम लोग यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका से हम लोग लिखेंगे 826 बराबर 137 गुने 6 प्लस 4। यहाँ भी क्या है, शेष डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी शेष क्या हो गया, 0 नहीं आया। तो अब हम लोग चलेंगे चरण फोर्थ में। किस में चलेंगे, चरण 4 में। तो चरण 4 में हम लोग 4 से भाग देंगे, आपको 4 से भाग देंगे आपको 6 को। कितने से भाग देंगे, 6 को देंगे। तो 4 को भाग देंगे 6 को, तो एक बार में 4 जाएगा, यहाँ भी आ गया 2। तो यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका से यहाँ भी लिखेंगे 6 बराबर 4 गुने 1 प्लस 2। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं शेष 2 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 नहीं है। तो आइए, तो हम लोग अब चरण 5 में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, चरण 5 में चलेंगे। तो आइए चरण 5 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 4 को। तो 2 बार में जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0। तो हम लोग यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका से लिखेंगे 4 बराबर, इसलिए 4 बराबर 2 गुने 2 प्लस 0। यहाँ जो है शेष इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ रुक जाएंगे। जैसे ही शेष मेरा 0 आ गया वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो HCF आया 1658 और 832 का वह 2 आया। इसलिए HCF ऑफ 1658,832 बराबर 2। अतः टाइल्स के लंबाई बराबर जो हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए एक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालना है। तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए फर्श का क्षेत्रफल बटे एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से हम लोग क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। इसलिए वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बटा आपका एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर 1658 गुने 832 बटा 2 गुने 2, ये दोनों से चला जाएगा आपका 208 आ जाएगा। इस प्रकार आपका 1658 इंटू 208 बराबर हो जाएगा 344 864। इतनी हो जाएगी आपकी टाइल्सों की संख्या। तो साथियों इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सारे प्रश्नों का जवाब हमने ले लिया। तो आप इसे निश्चित तौर पे आप घर पे इससे प्रैक्टिस कीजिए और 1-2 बार जब इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके 1.1 के कोई भी प्रश्न नहीं बचेंगे। चलिए, थैंक यू साथियों।